नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन संसद में आज। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में आज कौन कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति आज संसद के अंदर दोनों ही सदनों में रह सकती है। संसद का जो एजेंडा है उससे जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और इसके लिए संसद भवन परिसर में मौजूद है मेरे दो सहयोगी। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता जुड़े हुए हैं जो कि लोकसभा का अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। साथ ही राज्यसभा से उच्च सदन से जुड़ा तमाम अपडेट देने के लिए अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही संवाददाता बताएंगे क्या कुछ खास रहने वाला है। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान हैं। राज्यसभा से बीजेपी सांसद अजय प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अजय प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। साथ ही लोकसभा से बीएसपी के सांसद मलूक नागर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलूक नागर जी, शुक्रिया संसद में आज में शामिल होने के लिए। वर्चुअली हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। केवी प्रसाद जी, शुक्रिया आपका भी हमारे साथ इस बुलेटिन में जुड़ने के लिए। तो आज के एजेंडे पर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा में आज एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 और द एंटी मैरिटाइम पायरेसी बिल 2019 विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में शामिल। साथ ही सदन में 2 विधेयक पेश किए जाने के लिए भी सूचीबद्ध। शुक्रवार का दिन गैर सरकारी कामकाज के लिए निर्धारित। दोनों ही सदनों में आज दोपहर बाद गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर होगी चर्चा। प्रश्नकाल के दौरान दोनों सदनों में पूछे जाएंगे विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कई अहम सवाल। संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी किए जाएंगे पेश। चर्चा की शुरुआत करेंगे, आज के एजेंडे पर नजर डालेंगे, लेकिन कल क्या कुछ रहा, संसद के अंदर क्या कुछ हुआ दोनों ही सदनों में, आइए एक रिकैप के जरिए जल्दी से देख लेते हैं। लोकसभा में गुरुवार का दिन गतिरोध की भेंट चढ़ा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 5 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जा सके। विपक्ष के गतिरोध के कारण दोपहर बाद लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं संसद से कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी मिल गई है। विपक्षी सदस्यों के गतिरोध के बीच कल राज्यसभा से बिल ध्वनिमत से पारित हुआ। राज्यसभा में पहले सदन की कार्रवाई को 2 बजे के लिए स्थगित किया गया और उसके बाद अवरोध की वजह से इसे आज यानी 5 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कल के दिन दोनों ही सदनों में सभा पटल पर महत्वपूर्ण पत्र रखे गए। बात आज के एजेंडे की करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल है। एक नजर डालते हैं लोकसभा में क्या कुछ आज खास रहेगा। मॉनसून सत्र का आज 15वां दिन है। लोकसभा की आज की कार्यसूची में 2 विधेयक पेश किए जाने के लिए लिस्टेड हैं। साथ ही सदन में 2 विधेयकों को विचार और पारित किए जाने के लिए भी रखा जाएगा। पेश किए जाने वाले विधेयकों में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र संशोधन विधेयक 2022 और प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 शामिल है। लोकसभा में इसके साथ ही नियम 377 के अधीन चर्चा और मंत्रियों की ओर से विभिन्न पत्र सभा पटल पर रखा जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। दोपहर बाद गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा किया जाना भी कार्यसूची में शामिल है। इसके अलावा लोकसभा में मंत्रियों के वक्तव्य पेश किया जाना भी लिस्टेड है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों 2021-22 से संबंधित बयान देंगे। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2021-22 से संबंधित बयान देंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सत्र के शेष भाग संबंधी सरकारी कार्य पर बयान देंगे। लोकसभा में आज विभिन्न मंत्रालय से संबंधित स्थायी समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाने हैं। डॉक्टर किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद राजेंद्र अग्रवाल सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद रितेश पांडे सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद रमा देवी सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी सिफारिशों पर सभा की अनुमति प्राप्त करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान यानी
NIPER की परिषद के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव पेश करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलोंग की परिषद के लिए 1 सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव सदन में पेश करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी 4 अगस्त 2022 को सभा में पेश कार्य मंत्रणा समिति के 35वें प्रतिवेदन से सहमति का प्रस्ताव सदन में रखेंगे। तो तमाम जो कार्यसूची है और खासतौर से लोकसभा में जो कामकाज है उसे लेकर हमने नजर डाली है और लिस्टेड जो एजेंडा है वो अपने आप में काफी लंबा है। मलूक नागर जी जो कि लोकसभा से बीएसपी के सांसद हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मलूक नागर जी, हमने देखा लोकसभा में एजेंडा जो है काफी अच्छा है, 2 विधेयक पेश किए जाने हैं, 2 विधेयकों पर विचार होना है, लेकिन 15वां दिन है, अब मानसून सत्र को लेकर दिन भी कम बचे हैं और कल हमने जिस तरह का गतिरोध संसद के अंदर देखा, आज आपको लग रहा है काम को लेकर कुछ संभावनाएं? देखिए, हम जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं 543 और सभी पार्टियों के, और हमको बहुत संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि जितने भी बिल आएंगे उन पे अगर हम लोग पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, विरोध हमको करना था कि चर्चा हो, बेरोजगारी पे हो, किसानों पे हो, और जो जीएसटी लगाया उन पे हो, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था और चर्चा हुई भी है और डेली संसद थोड़ा थोड़ा पिछले कई दिनों से चली भी है, लेकिन पूरी तरह चर्चा की आवश्यकता है और पूरी चर्चा अगर नहीं होगी तो देश का नुकसान होगा। सभी वोटर करीब 20 लाख के करीब लोग जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, कहीं पे 18 है, कहीं पे 16, कहीं पे 22, कहीं पे 24, तो वो लोग हमें चुन के भेजते हैं और हमारा काम है देश के पटल पे, संसद में, इस देश के सबसे बड़े संवैधानिक मंदिर में उन लोगों की बातों को हम उठाएं, और हम उठा नहीं पा रहे हैं, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है, तो देश के लोगों का जो भला होना चाहिए और जो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में मुद्दे उठाते हैं, चीजों को रखते हैं, और जो हमारे साथी राज्यसभा के बैठे हैं मेरे साथ में, और जो लोकसभा में फर्क होता है, लोकसभा वाले लोग जब जमीन और बिल्कुल असली धरती पर जब जाते हैं तो वास्तविक चीजों की पता लगती है, और वो संसद में जब आके बताते हैं तो सरकार उन पे संज्ञान लेती है और वो ऑटोमेटिक प्रोसेस में पहुंच जाता है ऑनरेबल स्पीकर साहब के आदेश के द्वारा। तो उस पे जो काम नहीं हो पा रहा है, तमाम देश के लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, देश का बहुत नुकसान हो रहा है, और जो लोग हमें चुन के भेजते हैं उनके मौलिक अधिकारों का, और हम एमपी जो हम अपने सदन में बात रखना चाहते हैं जो जनहित में और देश हित में, हम भी नहीं रख पा रहे हैं, तो हमारे भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो अभी संसद जो है अच्छे तरीके से चलनी चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की भी है और खास करके विपक्षी पार्टियों की भी है, और उसमें जो मुख्य रूप से विपक्षी पार्टी है वो कांग्रेस है, वो दूसरी अपनी चीजों में लगी हुई है। इस समय देश की और जनता की सोच को रख करके असलियत में पार्लियामेंट पे आके चर्चा में भाग लेके और देश हित और जनहित के मुद्दों पे लगातार उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए बजाय संसद को रोकने के। जी, अजय प्रताप सिंह जी, आपका टेक क्या है? पहले हम जान रहे हैं कि प्राइस राइज का इश्यू एक था जिस पर विपक्ष लगातार चाह रहा था कि चर्चा हो, हमने उस पर चर्चा देखी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नए मुद्दे सामने हैं और उन्हें लेकर कल भी हमने गतिरोध देखा, और जाहिर तौर पर अभी हम अपने संवाददाता से अपडेट भी लेंगे, आज भी नोटिस दिए गए होंगे। कामकाज को लेकर महज आज का दिन और आगे अगले हफ्ते हम देखें तो 2 दिन और बचे हैं, सत्र ऐसे ही जाएगा? मैं विपक्ष के रवैये से निराश हूं, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, कम्युनिस्ट पार्टियां, इन्होंने जो रवैया राज्यसभा में अख्तियार कर रखा है वो देश की जनता को भी निराश करने वाला है और जनता के जनप्रतिनिधियों को भी निराश करने वाला है। मुझे लगता है कि विपक्ष पूरी तरीके से भ्रमित और दिशाहीन हो गया है और निरर्थक मुद्दे राज्यसभा में उठाकर केवल राज्यसभा के समय का अपव्यय कर रहा है। जैसा आपने बताया कि पहले महंगाई के विषय को लेकर उन्होंने राज्यसभा बाधित किया, और जब महंगाई के विषय पर चर्चा हो गई, महंगाई का पूरी तरीके से जो विषय है उस पर माननीय वित्त मंत्री जी ने उचित उत्तर दे दिया,
उसके बाद अब इन्होंने टेक पकड़ी हुई है कि ईडी के मामले को लेकर राज्यसभा को बाधित कर रहे हैं। पहले भ्रष्टाचार करेंगे, फिर भ्रष्टाचार की जांच ना होने पाए, भ्रष्टाचारियों को जेल का सामना न करना पड़े, मुकदमों का सामना न करना पड़े, उसके लिए राज्यसभा के फोरम को इस्तेमाल करते हैं, राज्यसभा की कार्रवाई बाधित करते हैं। ईडी एक संवैधानिक संस्था है और वो अपना काम कर रही है। बहुत दिनों तक ईडी में राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहा है और ईडी को उसके काम करने से बाधित किया जाता रहा है, लेकिन अब ईडी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और जितने भी विगत समय में बड़े बड़े घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुए और उनको सामने उजागर कर रही है। अब तृणमूल कांग्रेस ईडी की कार्रवाई में प्रश्न चिन्ह लगाती है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कितना बड़ा नोटों का जखीरा तृणमूल कांग्रेस के मंत्री के घर में और उनके सहयोगियों के घर में पकड़ा गया है। नेशनल हेराल्ड के मामले से कौन नहीं परिचित है। इसी तरीके से शिवसेना का जो प्रकरण है उसके भी प्रकरण से सभी परिचित हैं। अब इन विषयों को राज्यसभा में चर्चा करना, राज्यसभा को बाधित करना कहां तक न्याय संगत है। ठीक है। हमारे साथ केवी प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केवी प्रसाद जी, जब प्राइस राइज का इश्यू उठ रहा था तब हम जानते हैं कि जो तमाम दल हैं विपक्ष के, वो एडजर्नमेंट नोटिस दे रहे थे, लेकिन बाद में हमने देखा कि शॉर्ट ड्यूरेशन के नियम के अंतर्गत वो चर्चा हुई और सरकार, एक बार फिर हम दोहरा रहे हैं, सरकार भी बार बार दोहराती है कि सही नियमों के तहत आप बातचीत करिए, चर्चा कीजिए, हम हर मसले पर चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन अब एक नया मसला है और विपक्ष का कहना है, कुछ पार्टियों का कहना है कि सरकार उनकी आवाज दबाने का काम कर रही है। हालांकि संसद के अंदर विपक्ष की आवाज को हम सभी सुनना चाहते हैं। ऐसे में क्या अब मानसून सत्र, पिछला मानसून सत्र हमने देखा था किस तरह से वॉश आउट हुआ था, क्या लग रहा है इस बार? जी, अभी तक जो संकेत मिले हैं उससे तो कोई ज्यादा उम्मीद नहीं लगती कि ये सत्र के, जैसे आपने गिनवाया, आज का दिन शुक्रवार का है और उसके बाद अगले हफ्ते 2 ही दिन कार्य हो पाएगा। तो इसमें ऐसा कहीं दिखता नहीं है। जो फिलहाल जो पिछले कई दिनों से विपक्ष की तरफ से जो सदन के अंदर अलग अलग मुद्दों पे हंगामा हुआ, स्थगन हुआ बीच बीच में, तो उससे ऐसा लग नहीं रहा कि कोई ज्यादा इस गतिरोध में कोई फर्क पड़ेगा। और जैसे माननीय सांसद जी ने कहा, सदन चलाने की जिम्मेवारी दोनों पक्षों की होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की, और कहीं ना कहीं तालमेल बिठा के ही चीजों को आगे सदन में कार्रवाई होती रही है और पहले भी ऐसी होता रहा। ये कोई बात नहीं बता रहा। सवाल तो ये है कि जो आपने एक मुद्दा उठाया था, एडजर्नमेंट मोशन, विपक्ष एक अपने पास जो कि एक उनका एक मान के चलिए पार्लियामेंट्री डिवाइस है उनके पास, वो कोशिश करते हैं, वो जैसे कि कीमतों के ऊपर जो परेशानी लोगों को दिक्कत है उसके ऊपर वो चाहते हैं कि सदन जो है स्थगित किया जाए और उस पर चर्चा हो, वो विफल रहा। और जैसे कि जब हुआ प्राइस राइज में, तो वित्त मंत्री की तरफ से बयान आया, सरकार ने अपना पक्ष रखा, तो ये मौका होता है। कौन सा डिवाइस कैसे यूज कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट्री टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी या फ्लोर स्ट्रैटेजी के तहत हमेशा विपक्ष की तरफ से इस तरह से देखा जाता है। बहरहाल आपकी बात जो रही, मुझे अभी लग नहीं रहा कि कोई, और अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोई प्रेस वार्ता की है, उसमें भी शायद वो अपना जो रवैया है कि किस तरह रहेगा पार्टी का रुख, उसके ऊपर उन्होंने कुछ बात की है। तो अभी उसमें कुछ ज्यादा मुझे लग नहीं रहा कि सदन की कार्रवाई में बाधा ना पड़े, ऐसा कोई लक्षण नहीं दिख रहा। ठीक है। अमरेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि लोकसभा से जुड़ा तमाम अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। अमरेंद्र, बताइए, आज क्या कुछ पता लग रहा है, क्या नोटिस दिए गए हैं, आज कामकाज को लेकर क्या आसार है, जो बाकी सरगर्मियां और हलचलें बाहर चल रही हैं, क्या लग रहा है संसद के अंदर क्या होगा? प्रीति, जैसे कि आपने बताया कि आज लोकसभा का 15वां दिन है और कार्यसूची के हिसाब से देखें तो काफी बड़ा एक बिजनेस है, जिसमें 4 बिल हैं, जिसमें 2 बिल को इंट्रोड्यूस किया जाना है और 2 बिल जो हैं विचार और पारित के लिए लिए जाने हैं। इसके अलावा चूंकि फ्राइडे है तो प्राइवेट मेंबर्स बिल भी लिया गया और एक बड़ी संख्या में प्राइवेट मेंबर बिल के लिए नोटिस भी आए हैं। इसके अलावा आपका प्रश्नकाल है और नियम 377 के तहत भी चर्चा होनी है। ये तो बेसिक आज का एजेंडा है, लेकिन अगर मैं आपको 14वें दिन की तस्वीर दिखाना चाहूं लोकसभा की, तो वो बहुत अच्छी नहीं रही। जिस तरह से पिछले कई दिनों से महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार मांग कर रहा था, उस पर सरकार ने चर्चा भी कराई, लेकिन संसद में लगातार इसको लेकर गतिरोध जारी रहा। इसके अलावा जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मुद्दे पर ईडी कांग्रेस नेताओं से पूछताछ कर रही है, उसको लेकर भी गतिरोध जारी रहा। और कल लगातार जब प्रश्नकाल चल रहा था तो आपने देखा होगा माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने
कई बार विपक्षी सदस्यों से कहा कि आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, अगर आप शांति से प्रश्नकाल को चलने देंगे तो 12 बजे के बाद हम आपको मौका देंगे बोलने के लिए, लेकिन लगातार हंगामा होता रहा और उसी शोर शराबे में प्रश्नकाल भी चला और बाद में आपने देखा 12 बजे के बाद जो है नियम 377 के तहत भी कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी। लेकिन आज का जो अपडेट अभी जिस तरह से हमारे स्टूडियो के जो हमारे पत्रकार साथी हैं उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने संसद से लेकर और सड़क तक का जो प्लान है कांग्रेस का उसके बारे में ब्रीफ किया। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 2 बयान कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और केसी वेणुगोपाल जी का आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर वो लोग देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। इसके पीछे की जो वजह है वो भले महंगाई का नाम दिया जा रहा हो या विपक्ष कांग्रेस का या बेरोजगारी का, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी वाला जो मुद्दा है जिसमें पूछताछ राहुल गांधी और सोनिया गांधी से की जा रही है वो मुद्दा भी अहम है। जिसको लेकर मैं आपको बताऊं कि अभी थोड़ी देर बाद जो कांग्रेस के नेताओं का जो प्लान है, जो मैंने अभी पता किया, वो लोग पार्लियामेंट से लेके और सड़क तक मार्च करने वाले हैं। इसके बीच में वो राष्ट्रपति भवन तक भी मार्च करने वाले हैं। साथ साथ एक कांग्रेस के नेता ने बताया कि वो लोग पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी के आवास का भी घेराव कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने स्टेट में जो विधानसभाएं हैं वहां के विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों, पूर्व सदस्यों और पूरे देश में प्रदर्शन की तैयारी कहीं ना कहीं है। अमरेंद्र, आपके पास हम तमाम और अपडेट के लिए भी आएंगे, लेकिन लोकसभा के बाद एक बार नजर डालते हैं कि उच्च सदन यानी राज्यसभा के एजेंडे में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। शुक्रवार का आज दिन है जो कि गैर सरकारी कामकाज के लिए निर्धारित होता है। राज्यसभा में आज दोपहर बाद गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों को पेश किया जाएगा। साथ ही 6 विधेयक सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। राज्यसभा में इसके साथ ही विभिन्न पत्र पटल पर रखा जाना भी लिस्टेड है। साथ ही राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाना भी सूचीबद्ध है। राज्यसभा में आज विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित स्थायी समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। सांसद रमीलाबेन विचार भाईबारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगी। सांसद नबाम रेबिया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद वी मुरलीधरन लोक लेखा समिति के निर्वाचन का प्रस्ताव सदन में पेश करेंगे। राज्यसभा में आज मंत्रियों की ओर से दिए जाने वाले बयानों में 2 बयान शामिल हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंत्रालय के अनुदानों की मांगों 2022-23 से संबंधित अनुदानों की मांगों पर बयान देंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला मंत्रालय के अनुदानों की मांगों 2022-23 संबंधी अनुदानों की मांगों पर बयान देंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों साल 2021-22 और साल 2022-23 संबंधी अनुदानों की मांगों पर बयान देंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 257वें सत्र की शेष अवधि के लिए सरकारी कार्य के संबंध में बयान देंगे। और अब हमने जैसा कि बात की, अब राज्यसभा से जुड़ा भी तमाम अपडेट हमने लिया है। अजय प्रताप सिंह जी, जो शुक्रवार का दिन है, जाहिर तौर पर तमाम बातें आपने कही हैं। शुक्रवार का जो दिन है हम जानते हैं वो गैर सरकारी कामकाज के लिए नियत होता है और हर बार संसद के अंदर हम समझते हैं कि हर सांसद का अपना अधिकार है, अपनी बात रखने का उसको अधिकार है और उसको मौका भी मिलना चाहिए। शुक्रवार का दिन गतिरोध की भेंट ना चढ़े। आपको लग रहा है कि कम से कम इसे लेकर थोड़ा सा मैं कहूं कि कहीं ना कहीं लोगों में ये होना चाहिए कि शुक्रवार का दिन सांसदों को आवाज उठाने का मौका मिले, कम से कम उसको गतिरोध से अवरोध से दूर रखा जाए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। शुक्रवार का दिन संसदीय कार्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि इस दिन गैर सरकारी विधेयक अथवा संकल्प पर चर्चा होती है। आज का दिन गैर सरकारी विधेयक पर चर्चा का दिन है और स्वास्थ्य का अधिकार देने के विषय पर चर्चा चल रही है राज्यसभा में पिछले दिनों से, तो उस विषय पर ही चर्चा आगे बढ़नी है। और यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सामान्यतः जो सरकारी विधेयक होते हैं तो सरकार द्वारा जो परिस्थितियां हैं, जो विषय त्वरित उनके संज्ञान में आते हैं, उस पर चर्चा होती है। लेकिन गैर सरकारी विधेयक में जो जनता का स्पंदन होता है, जो जनता की भावना होती है, जिस पर सरकार का ध्यान अभी तक नहीं गया होता है, उन विषयों पर चर्चा करके सदस्यगण सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करते हैं, समाज का भी ध्यान आकृष्ट करते हैं, जिससे कि भविष्य में सरकार है उस पर संज्ञान लेकर उचित कदम उठा सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले 2 शुक्रवारों से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये चर्चा बाधित की जाती है
और चर्चा बाधा के कारण जितना आवश्यक है इस विषय पर ध्यान देना, उतना ना तो संसद ध्यान दे पा रही है, न सरकार ध्यान दे पा रही है। तो ये चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होती है और सार्थक चर्चा के माध्यम से सरकार और देश की जनता दोनों का ही भला होता है। बिल्कुल। मलूक नागर जी, जब संसदीय नियम और प्रक्रियाएं सब बना होगा तो बहुत सोच समझ के एक शुक्रवार का दिन नियत किया गया होगा जो कि गैर सरकारी कामकाज के लिए है, और ताकि हर सांसद को अपनी आवाज रखने का, अपनी बात कहने का मौका मिले और उन्हें भी बराबर का अधिकार मिले। लेकिन उसका भी इस तरह से गतिरोध की भेंट चढ़ जाना, जैसे अभी अजय जी ने भी कहा कि हमने देखा कि पिछले शुक्रवार भी किस तरह से पूरा गतिरोध की भेंट चढ़ा है। आप मानते हैं कि इसे लेकर संवेदनशीलता की जरूरत है हर सांसद, हर पार्टी में? देखिए, आज का दिन वैसे तो संसद के हर दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रोज देश हित और जनहित में हम पार्लियामेंटेरियंस को काम करना चाहिए, लेकिन आज का दिन शुक्रवार का एक अलग है जिसमें हम सरकार जैसे अपने बिल लेके आती है, हम अपने प्राइवेट बिल लेके आते हैं। मेरे खुद के 3 प्राइवेट बिल लिस्टेड हैं, किसी भी दिन चर्चा में आ सकते हैं। उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाया जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है जो 22-23 करोड़ लोगों को एकदम से अलग फायदा होगा, और यूपी को 4 हिस्सों में बांटा जाए। तो जिस दिन चर्चा में आ जाएगा तो बहुत ही उत्तर प्रदेश के और देश के हित में होगा ये, और देश की इकोनॉमी के लिए भी हित में होगा। लेकिन वो आज फ्राइडे है, मुझे लगता है आज भी ऐसे ही चला जाएगा। देखिए, असली बात समझनी पड़ेगी। जो हमारे अभी साथी राज्यसभा के सांसद साहब ने कहा कि ईडी को लेकर के कांग्रेस जो चीजें कर रही है, इस लोकतंत्र प्रजातंत्र का जो वर्ल्ड के पैमाने पे हमारा देश नंबर 1 पे है, और हमें संविधान के तहत जो पावर्स दी हैं, हर किसी को अलग अलग पावर्स दी हैं। जितने भी अधिकारी है, जितनी भी एजेंसीज हैं, उनको अलग अलग पावर्स हैं, और अपनी कुर्सी पे उनको अपना देश हित में काम करना चाहिए। और जो हम एमपी लोग हैं, हमको अलग पावर हैं, और हमें भी सरकार की अगर कुछ गलतियां रहती हैं तो उसको सदन में चर्चा करके और देश हित में हमें भी काम करना चाहिए, जिससे बढ़िया विपक्ष की भूमिका अदा कर सकें। और जो अधिकारी हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के हों, चाहे सीबीआई के हों, चाहे ईडी के हों, अगर कोई भी वो जांच करते हैं तो वो भी देश हित में काम करते हैं, उन्हें सहयोग देना चाहिए। अभी चर्चा चला रखी है कि जो सील कर दिए, जब कोई भी प्लॉट, कोई भी जमीन आवंटित हुई है किसी ट्रस्ट में न्यूज़पेपर चलाने के लिए, और वहां अगर मॉल बन गए हैं, उसका लैंड यूज कॉमर्शियल हो गया है, और वो बिल्कुल नियम और सारे कानून तोड़ करके अवैध कंस्ट्रक्शन कर दी है और इलीगल कर दी है, और हम देश में कानून बनाने वाले लोग अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे और उसको तो फिर सील होनी है, तो उसको दूसरी तरफ चर्चा को ले जाएंगे, तो मेरे हिसाब से देश की ये नुकसान है जो इन चीजों को लेकर के पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे हैं। तो पार्लियामेंट चलने देनी चाहिए। बिल्कुल। अखिलेश सुमन जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी, जो कि राज्यसभा से जुड़ा तमाम अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। अखिलेश सुमन जी, हमने केवी प्रसाद जी से भी बात की, अजय प्रताप सिंह, मलूक नागर सब हमारे साथ हैं। उम्मीद जरूर कर रहे हैं, लेकिन आशंकाएं अपने आप में बनी हुई हैं व्यवधान को लेकर, गतिरोध को लेकर। क्या अपडेट आपको मिल रहा है राज्यसभा से जुड़ा? देखिए, अभी 10:30 बजे के करीब एक बैठक होने वाली है कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की उस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद रहेंगे, और उसमें आज की रणनीति निश्चित तौर पर तय की जाएगी। लेकिन इसका बैकग्राउंड कल भी बना था, जब कल शरद पवार के एनसीपी नेता जो है शरद पवार, उनके घर पे एक बैठक हुई थी जिसमें कि कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दलों के लोगों ने भाग लिया था। उसके अलावा कल रात में करीब शाम 7:30 बजे के करीब एक कह सकते हैं गेट टुगेदर हुआ विपक्षी दलों का। मार्गरेट अरोड़ा जो बीपी की उम्मीदवार है, उन्होंने एक भोज पे आमंत्रित किया था, जिसपे भी लोगों ने इंटरेक्शन किया। तो विपक्ष की तरफ से काफी सरगर्मियां हैं निश्चित तौर पे, और उन सरगर्मियों को देखते हुए ये लगता है कि आज जो राज्यसभा की कार्यवाही है उसमें काफी अवरोध उपस्थित होने की उम्मीद है, क्योंकि देखिए, एक तरह से कह सकते हैं कि विपक्ष के अंदर भी कम्युनिकेशन बढ़ा है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, आरजेडी हो, सबके अंदर एक तरीके से कम्युनिकेशन बढ़ा है। और जो बयान आप देख रहे हैं, उन बयान से जाहिर होता है कि सदन में आज गतिरोध उत्पन्न होने की संभावना निश्चित तौर पे है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रीति की, जिस तरीके से अभी चर्चा हो रही थी कि जो निजी विधेयक है,
निजी विधेयकों में अगर आज राज्यसभा की बात करें तो 2-3 काफी महत्वपूर्ण निजी विधेयक हैं। और निजी विधेयकों पे अगर मैं बताऊं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण निजी विधेयक आया है इधर की तरफ से, त्रुचि सिवा की तरफ से, जो डीएमके के सांसद है। अखिलेश जी, अभी थोड़ा सा रोकूंगी मैं आपको। जो निजी विधेयकों की आप बात कर रहे हैं इसमें बहुत बारीकी से आपसे डिटेल लूंगी और आपके पास तमाम डिटेल है इसको लेकर, मैं आपके पास आऊंगी। उससे पहले थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं लोकसभा में जो विधेयक लिस्टेड है उन पर बात कर लेते हैं। लोकसभा की आज की कार्यसूची देखें तो सदन में आज ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 विचार और पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक को विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह सदन में चर्चा का इस पर प्रस्ताव करेंगे। विधेयक के जरिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन किया जाना है। लोकसभा में आज समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 यानी द एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 एजेंडे में शामिल है। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक सदन में 9 दिसंबर 2019 को पेश हुआ था। विधेयक को 11 फरवरी 2021 को स्थायी समिति के पास भेजा गया था। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय अधिकारियों को समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देना है। ऊर्जा संरक्षण से जुड़ा जो विधेयक है पहले उस पर बात करते हैं। मलूक नागर जी, आपकी इस पर प्रतिक्रिया, क्योंकि लोकसभा में ये विधेयक लिस्टेड है। हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन संबंधी जो लक्ष्य हैं उन्हें हासिल करना भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, बल्कि हर देश के लिए एक मैं कहूं बड़ी चुनौती है। और जो COP26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचामृत का लक्ष्य भी दिया था कि कैसे हमें अपना जो कार्बन उत्सर्जन है उसे और कम करना है और ज्यादा से ज्यादा जो ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास, इथेनॉल जैसे स्रोत हैं उन्हें ज्यादा इस्तेमाल करना है और इसी का प्रावधान कहीं ना कहीं इस बिल के जरिए भी है। तो आप मानते हैं कि सैद्धांतिक तौर पर हर दल की एक राय इस बिल पर होगी? देखिए, देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इसलिए क्योंकि कोरोना महामारी के बाद लोग बहुत परेशान हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उनकी क्षमताएं घटी हैं, तो ये उसमें सहायक होगा और उनकी सेहत को और उनके अच्छे करने के लिए होगा। और दूसरा, जो विश्व स्तर पे हम कार्बन से संबंधित जो विसर्जन है उसका जो कंपनसेशन लेकर के हमारे देश की इकोनॉमी मिलने में बहुत मजबूती सिद्ध हो सकती है। इसलिए ये इतना जरूरी है। इस पे अगर चर्चा हो तो एक नई चीज निकल करके आएगी। पर मुझे जो कल का हालात और जो पिछले हालात देखे हैं और जो टेलीविजन पे बैठ करके जो डिबेट में जो चर्चाएं होती हैं उनको देखा है और कल जो कांग्रेसी वरिष्ठ नेताओं के जो बयान देखे हैं, मुझे लगता नहीं है वो सदन को ठीक तरीके से चलने देंगे और कोई अर्थ रह नहीं जाएगा आज फिर इसका। ठीक है अजय जी, जो इसके प्रावधान में देख रही हूं इसमें कार्बन मार्केट्स बनाने का प्रावधान किया गया है। ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल तो होगा ही, बड़ी आवासीय बिल्डिंग को ऊर्जा संरक्षण के दायरे में लाना, ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड के दायरे को बढ़ाना और जुर्माने में के जो प्रावधान है उन्हें भी कड़े करने की बात कही गई है। गवर्निंग काउंसिल जो कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की होगी, ये बनाने की बात कही गई है। तो तमाम लक्ष्य हैं, उन्हें हासिल करने की दिशा में जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित हमारे लक्ष्य हैं उन्हें हासिल करने की दिशा में तमाम बारीक प्रावधान है जो इस बिल में लाए गए हैं। आपको अच्छी चर्चा की उम्मीद है इस बिल पर? चर्चा की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संसद का जो माहौल है इस समय वो विपक्ष के सहयोग न मिलने के कारण शायद चर्चा तो ना हो पाए। लेकिन इस बिल के जो प्रावधान है वो प्रावधान निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और मैं अक्सर कहता हूं कि भारत दुनिया का एक जिम्मेदार देश है और जिम्मेदार देश होने के नाते भारत दुनिया की अगुवाई कर रहा है। और विशेष रूप से पर्यावरण के क्षेत्र में भी जितनी अंतर्राष्ट्रीय संधियां रही हैं, प्रत्येक संधि में भारत सम्मिलित रहा है। भारत ने दुनिया से वायदा किया है, बल्कि दुनिया का पथ प्रदर्शन किया है कि हम 2070 तक भारत में कार्बन उत्सर्जन शून्य कर देंगे। और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने वायदा किया था कि हम 2025 तक 4 लाख मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से करेंगे। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने ये लक्ष्य जो है 9 साल पूर्व ही हासिल कर लिया है 2021 में, जो हमने विश्व से वायदा किया था। और आज जो हमारी ऊर्जा की जरूरतें उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो जीवाश्म आधारित ऊर्जा के स्रोत है उसके माध्यम से प्राप्त होता है। और हम सभी अच्छी तरीके से अवगत हैं
कि जीवाश्म की एक उम्र है, उस समय के पश्चात ये जीवाश्म आधारित ऊर्जा के स्रोत बंद हो जाएंगे, तब हमारे पास जो ऊर्जा का स्रोत है और सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य है, वायु है, समुद्र है, उसके माध्यम से ही हमको ऊर्जा प्राप्त करनी पड़ेगी। तो इन स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा हमको प्राप्त हो, हम आत्मनिर्भर हो, उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। और इतनी बड़ी आबादी की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन प्रावधानों की आपने चर्चा की है कि इतने सारे परिवार हैं, इतने सारे मकान हैं, हर परिवार के मकान पर ही अगर सोलर पैनल स्थापित हो जाएं तो हमको ऊर्जा के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता ही नहीं है। हम खुद ही ऊर्जा के उत्पादक हो जाएंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हम ऊर्जा का निर्यात भी कर सकेंगे। आवश्यकता इस दिशा में थोड़ा सा कदम उठाने की, पहल करने की। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मलूक नागर जी आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जो ऊर्जा से संबंधित है, जो पर्यावरण को ध्यान में रख करके और विश्व स्तर पे जो चर्चाएं हो रही हैं कि कंपनसेशन लेके आएंगे, तो अगर पार्लियामेंट आज चलती है तो मैं इसमें किसानों से रिलेटेड जोड़ के कोई चीज रखूंगा कि जितनी भी बिल्डिंगें बनती हैं और उनमें जो उनको सुविधाएं दी गई हैं ग्रीन बिल्डिंग के नाम से, और अगर उसका कहीं वायलेशन होता है तो जुर्माना जो उससे इकट्ठा होगा, क्योंकि इस देश के किसान जो करीब 80% लोग खेती करते हैं, जैसे हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश और देश के सारे हिस्सों में वो गेहूं है, काफी 4 फीट का पौधा होता है, ईख है 12-14 फीट का पौधा होता है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कोई 12 फीट, कोई 8 फीट, कोई 10 फीट। तो इतने पौधे जो अरबों खरबों में होते हैं, जो पर्यावरण को संभालने में मदद करते हैं, तो जो पेनल्टियां देश में पूरे जो वायलेशन कर रहे हैं पॉल्यूशन से संबंधित उस इकट्ठा होगा, तो उसका कुछ हिस्सा किसानों को कंपनसेशन के रूप में किसी भी योजना के तहत सरकार उनको दे। तो मैं ये मुद्दा उठाना चाहता हूं आज, लेकिन आज संसद चलेगी नहीं तो ये मुद्दा उठेगा ही नहीं, और मुद्दा उठेगा ही नहीं तो ये वर्जन इश्यू है, वो किसानों के लिए बात उठ ही नहीं पाएगी। तो जो लोग बाधित कर रहे हैं संसद को, उन्होंने जो किसानों के हक में और एनवायरमेंट के हक में और पूरे वर्ल्ड में जो हमारा देश का, जो हमारे साथी ने बताया कि जो मुकाम आएगा कि पॉल्यूशन फ्री हम वहां पे पहुंच गए हैं और उसका कंपनसेशन हम दूसरे देशों से लें, तो वो चीज रह जाएगी। तो ये एक्चुअल में हम सांसदों को इसलिए भेजा जाता है कि देश हित और जनहित में काम करें, पर ये दुर्भाग्य हमारा कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। बेचैनी है जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जैसे मेरा है, मैं हमेशा देश के पहले 5, कभी नंबर 2, कभी नंबर 3, कभी 4, कभी 1, मैं हमेशा पहले 5 पार्लियामेंटेरियंस में रहता हूं। तो तड़प हो रही है कि क्यों नहीं चल रही है और क्यों नहीं पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिल रहा है। इसीलिए खास बुलेटिन है हमारा, ताकि जो एजेंडा है वो विस्तार से तमाम दर्शकों तक भी पहुंचेगी। कितना अहम कामकाज लिस्टेड है सत्र के दौरान दोनों ही सदनों में, और उस पर चर्चा, उस पर बातचीत और अच्छी उत्पादकता सदन से निकलना क्यों जरूरी है। केवी प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवी प्रसाद जी, हम जान रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जो ऊर्जा की जरूरतें हैं पूरी दुनिया में हर देश के लिए बहुत कई गुना ज्यादा होने वाली हैं, और इसी के साथ जो ऊर्जा संरक्षण है या फिर जो हमारा जलवायु परिवर्तन की चुनौती है, उस मुद्दे पर भी काम करना बेहद जरूरी है। ऐसे में जो भारत की प्रतिबद्धताएं हैं वो हमें पूरी करनी है, और उस दिशा में ये बिल अपने आप में काफी अहम हो जाता है। जी, और मैं दोनों सांसदों की बात से बिल्कुल बात रखता हूं कि भाई इन पे सदन में चर्चा होना बहुत जरूरी है। हाँ। और इसलिए कि एक तो अलग अलग मुद्दे हैं, और जैसे आपने भी बताया कि 19 में जब ये बिल सदन पे पेश हुआ, उसके बाद कमेटी में भेजा गया, तो शायद वहां काफी विस्तार से चर्चा हुई होगी, और कमेटियों में जो हमारे कार्य करने की शैली है, काफी हद निष्पक्ष होके जो सांसद हैं, माननीय सांसद, वो उसमें अपनी राय रखते हैं, और उसमें से एक आम राय निकल के आती है। उस पर जो रिकमेंडेशंस होती है वो सरकार अपने तौर से संज्ञान लेती है, कुछ को वो अडॉप्ट करती है या नहीं करती, वो भी वो फैसला सदन में हो जाता है उसका। तो चर्चा होना बहुत जरूरी है। और मैं आपकी बात और एक बात रखूंगा कि ये पर्यावरण को लेकर आज से करीब 30 साल पहले, याद होगा 1992 में रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट हुआ था, तब से लेकर पूरा फोकस पूरा विश्व का इस पे नजर रहता है कि भाई कैसे हम पर्यावरण को बचाएं और आगे जाके उस पे, ताकि देखिए एक ही हमारे पास पृथ्वी है और ये पृथ्वी हम कैसे संभाल के रखें, हम सबका जिम्मेदारी है, हर नागरिक की इस पे जिम्मेदारी है। और ये जितने कानून लाए जा रहे हैं वो इसी तहत है। और जैसे हमने भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी ने COP26 की बात वहां मापदंड दिए हैं, तो उसको पूरा करने अब 2070 में सिर्फ 48 साल है,
और धीमे धीमे जब कदम उठाएंगे तब जाके आप कार्बन बिल्कुल। न्यूट्रलिटी पे पहुंचेंगे। बिल्कुल कार्बन उत्सर्जन के खिलाफ विश्व में एक युद्ध छिड़ रहा है बिल्कुल। और भारत के सामने आज से हमेशा ये रहा है कि हम अपनी विकास किस मॉडल पे करें। बिल्कुल क्या उस मॉडल पे करें जो पश्चिमी राज्यों ने देशों ने किया है, जो उन्होंने कार्बन का उत्सर्जन इतना कर दिया है विकास के नाम पर, या कार्बन को कम करते हुए हम विकास की ओर पकड़े। जैसे आपने सोलर की बात की, विंड एनर्जी की बात जहां तक आई, तकनीकी समस्या है, विंड एनर्जी की एफिशिएंसी को लेकर काफी सारी है, ठीक उसी तरह सोलर पैनल की एफिशिएंसी को लेकर भी समस्या है। तो ये सब चीज सुलझाने का काम होगा और चर्चा होनी चाहिए। अगर आज बिल नहीं पारित होता, मेरे सदन की अपनी कार्रवाई होगी, लेकिन इस पे चर्चा होना बहुत बिल्कुल। और चर्चा के बाद ही जो तमाम जरूरी सुझाव हैं वो भी अलग अलग दल और अलग अलग सांसदों की तरफ से आएंगे। जो दूसरा बिल है उस पर भी बात करते हैं और ये है एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019। मलूक नागर जी, इस बिल को हम देखें तो इस बिल को भेजा गया था समिति के पास, समिति ने अपनी सिफारिशें की और लगभग 18 जो सिफारिशें थी वो जोड़ते हुए इसको मंजूरी दी गई। और सबसे बड़ी बात जो कही गई है कि विदेश मंत्रालय जो नौवहन जल दस्युता यानी मैरीटाइम पायरेसी है उसे दूर करने के लिए वैश्विक सहयोग पर और ज्यादा गंभीर प्रयास करे। ये बिल अपने आप में कितना है? देखिए, देश में बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है ये भी, क्योंकि जो हमारे इसमें जो मछुआरे जिनको बोलते हैं उनको कई बार, वो एक देश की काफी बड़ी तादाद है, उनको बहुत सारी रुकावटें आती हैं और इसके अमेंडमेंट होने में उनको बहुत सुविधा होती। और जो पूरे वर्ल्ड के पैमाने पे जो हमको कई देश की जो सिक्योरिटी से संबंधित भी जो कई दिक्कतें आती हैं उनमें इनका सबका निवारण किया गया था। तो इस पे आज चर्चा होनी बहुत जरूरी थी, जो देश हित में भी थी और जो जनहित में भी थी। बिल्कुल। अजय जी, जाहिर तौर पर ये जो बिल है वो जैसा मैंने कहा समिति के पास भेजा गया है और काफी इस पर विचार विमर्श मंथन हुआ है समिति के अंदर, उसके बाद सिफारिशें आई हैं। इस बिल को लेकर आपकी किस तरह की आशा है मैरीटाइम पायरेसी को लेकर? देखिए, आज जहां तक समृद्धि की बात है तो समृद्धि में समुद्र का बहुत बड़ा योगदान है और समुद्र से जो तटवर्ती क्षेत्र के हमारे नागरिक हैं उनकी आजीविका भी संचालित होती है और बहुत बड़े लोगों को उससे काम धंधा मिलता है। और समुद्र की जो संपत्ति है तटवर्ती क्षेत्र से 200 नॉटिकल माइल तक सामान्यतः समुद्री सीमा किसी देश की मानी जाती है और उस सीमा के अंदर हमारे पड़ोसी देशों से अथवा दुश्मन देशों से लोग आकर हमारी संपदा की चोरी करते हैं और हमारी संपदा लेकर जाते हैं। तो इसलिए उस दृष्टि से यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय विदेश मंत्री जी ने इस बिल के लिए पहल किया है और मैं समझता हूँ कि इस बिल के आने के पश्चात हम अपने तटों की सुरक्षा करने में सक्षम होंगे और जो डाकू हैं, जो दस्यु हैं, जो हमारी समुद्री संपदा की चोरी करते हैं उन पर न केवल हम रोकथाम करने में सफल होंगे बल्कि प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने में भी सक्षम होंगे। क्योंकि ये विषय ऐसा है कि केवल एक देश पर निर्भर नहीं है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे तटवर्ती क्षेत्र ऐसे हैं जो 2-3 देशों के बीच में आ जाते हैं और दोनों की सीमाएं आपस में अगल बगल से टकराती हैं। तो सभी देशों को इसमें सहयोग करना पड़ेगा। तो इस बिल में उसका भी प्रावधान किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस बिल के माध्यम से उन देशों का भी सहयोग लेकर बड़े पैमाने पर ये जो समुद्री संपदा की चोरी है हम उसको रोक सकेंगे। बिल्कुल। और मलूक नागर जी, अजय प्रताप जी, आप दोनों ही मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए। आप दोनों को जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया संसद में आज में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों मेहमानों का। फिलहाल हम अमरेंद्र गुप्ता के पास चल रहे हैं। अमरेंद्र, हम देख रहे हैं जैसा आपसे बात भी हुई कि 4 बिल हैं जो लिस्टेड हैं और 2 हैं जिन पर विचार होना है, 2 हैं जो पेश किए जाने हैं। और हमने अभी चर्चा भी की कि किस तरह से जो विचार किए जाने के लिए बिल है, चाहे वो ऊर्जा संरक्षण को लेकर हो या फिर एंटी मैरीटाइम पायरेसी को लेकर हो, वो अपने आप में काफी अहम है। ऐसे में क्या उम्मीदें हैं इसे लेकर? प्रीति, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं। अगर जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ ऊर्जा संरक्षण को लेकर जो विधेयक है उसकी बात करें या फिर ये आपका समुद्री डकैती अधिनियम 2019,
ये इतना महत्वपूर्ण विधेयक है कि जिस तरह से अभी तक जो है भारत की जो समुद्री सीमा है उस पे जिस तरह से जो देश दूसरे लोगों के द्वारा जो वो किया जा रहा था, उसमें सोमालिया जो है उसमें समुद्री डाकू की डकैती के लिए माना जाता था और अब तक इस पर कोई कानून नहीं था। ये बिल जो है 2019 में पेश किया गया था, बाद में इसको विदेश मंत्रालय की समिति के पास विचार के लिए भेजा गया और एक बड़ी रिकमेंडेशन के साथ इस बिल को इस बार लाया गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मुख्य मकसद जो है समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जो है उसको लागू करना है, जिसे भारत सरकार ने 1995 में स्वीकार किया था। इसके तहत आप ये मानिए कि अगर कोई जो हमारी समुद्री सीमा है उसके बाहर अगर कोई समुद्री डकैती या किस तरह का दुर्भाव होता है तो उस पर भारत की जो आईपीसी की धारा 1860 है वो लागू नहीं होती। इसके ऊपर अभी तक बाहर का कानून लागू होता था, लेकिन इस बिल के बाद हम बाहर की सीमा पर भी आईपीसी की धारा लागू होगी। तो एक बहुत अहम बिल है जिस पे आज चर्चा की जानी चाहिए और इसे पारित किया जाना चाहिए। और जो दूसरा बिल है ऊर्जा संरक्षण वाला, तो वो आपको याद होगा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 में जिस तरह से भारत ने लीड ली थी और जो जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भूपेंद्र यादव हैं, उन्होंने सबसे पहले लीड लेते हुए कई सारे सुझाव दिए थे जलवायु परिवर्तन को लेकर, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल्कुल, और उन्हीं सुझाव पर अब काम करने का वक्त है और इसीलिए जो कानूनी प्रावधान है, लेजिस्लेशन के जरिए जो काम होना है, उन्हें पुख्ता करने की जरूरत है और इसीलिए बिल जो है वो संसद से पास होने के लिए कहीं ना कहीं वेट कर रहा है और उम्मीद करते हैं कि इन बिलों पर अच्छी चर्चा हो और उसके बाद ही इन्हें मंजूरी मिले संसद की। फिलहाल अमरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राज्यसभा का रुख करते हैं और राज्यसभा में आज हम देख रहे हैं कि गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान 23 विधेयक पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। इन विधेयकों में राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसदों के विधेयक भी लिस्टेड हैं। साथ ही 6 विधेयकों पर विचार और पारित भी इन्हें किया जाना है, ये भी एजेंडे में शामिल है। इन विधेयकों में सांसद तिरुचि शिवा का महिलाओं को कार्यक्षेत्र में आरक्षण दिए जाने से संबंधित विधेयक भी शामिल है। और ये जो तमाम गैर सरकारी विधेयक हैं, इन पर अखिलेश सुमन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आप बता रहे थे कि आज बहुत ही रोचक और बहुत अहम विधेयक हैं जो कि लिस्टेड हैं, बताइए कुछ विधेयकों के बारे में। अखिलेश जी, गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज का दिन है और हम जानते हैं कि शुक्रवार के दिन जो गैर सरकारी सदस्य हैं, तमाम सांसद जो हैं, जो सरकार में शामिल नहीं हैं, वो अपनी तरफ से जो बिल पेश करते हैं, विधेयक पेश करते हैं, वो काफी अहम होते हैं, कई बहुत रोचक होते हैं और ऐसी कई समस्याएं हैं जिन्हें उजागर करते हुए विधेयक पेश किए जाते हैं। आज कौन से अहम विधेयक हैं जो हम देखेंगे? निश्चित तौर पे प्रीति, जो निजी विधेयक होते हैं उसमें देखिए विभिन्न पार्टियों के सांसदों के बीच में एक अद्भुत तरीके की मित्रता और कॉमरेडरी देखने को मिलती है। कई बार आप देखेंगे कि निजी विधेयक के समय सत्ता पक्ष के सांसद और विपक्ष के सांसद आपस में एक तालमेल करते हैं ताकि लोग उपस्थित रहें और उन विधेयकों पे चर्चा हो सके। हालांकि ये विधेयक पारित होने की स्थिति तक जाते जाते आमतौर पर सरकार की तरफ से एक सुझाव होता है कि आप इसे वापस ले लें और हम इसके आधार पर नया बिल ले लें। अगर ऐसा नहीं मानते तो फिर उस पर कह सकते हैं कि वोटिंग होती है, जो आमतौर पे वोटिंग में उसे पारित नहीं किया जाता क्योंकि सरकार सत्ता पक्ष की चूंकि संख्या ज्यादा होती है इसलिए वोटिंग में वो गिर जाती है बिल। लेकिन निश्चित तौर पे एक एनलाइटनिंग मूवमेंट होता है। और आज जो मैं बताऊं आपको कि एक बहुत ही अहम और थोड़ा रोचक विधेयक है, तिरुचि शिवा लेके आ रहे हैं, डीएमके के सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि जो 30% आरक्षण है महिलाओं के लिए, चाहे वो सरकारी संस्था हो या जो निजी संस्था हो, सभी जगह वर्क प्लेस पे 30% आरक्षण होना चाहिए। मैंने उनसे पूछा भी कि इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखिए कोई लैंडमार्क नहीं है, या तो 50% हो या उसके अलावा जो भी प्रतिशत आप चाहें। तो हमने अपनी तरफ से 30% का एक बेंचमार्क रखा है कि 30% महिलाओं के लिए आरक्षण हो, और उनका दावा था कि करुणानिधि के समय तमिलनाडु में 30% आरक्षण महिलाओं के लिए है। तो एक रोचक बिल है। दूसरा एक रोचक बिल है, काफी रोचक बिल, राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, नए सांसद हैं, और उन्होंने एक बिल पेश किया है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी के लिए वे बिल लाए हैं। हालांकि वो बिल इंट्रोडक्शन के लिए अभी, लेकिन उनका दावा है कि पंजाब के किसानों ने जिस तरीके से देश में
खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, तो उनको केंद्र सरकार की तरफ से एक तरह का तोहफा मिलना चाहिए और एमएसपी गारंटी कानून बनाना चाहिए। तो एक ये है। उनका एक दूसरा एक बड़ा रोचक है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो, जिसमें कि उन्होंने यह कहा है कि जो दल बदल कानून है, दल बदल कानून में एक संशोधन किया जाना चाहिए और उसमें ये व्यवस्था की जानी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति दल बदलता है तो 6 साल के लिए उसे कोई भी चुनाव लड़ने से डीबार कर देना चाहिए। बिल्कुल आज के समय में बिल्कुल आज के समय में काफी अहम और रोचक बिल है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। अखिलेश सुमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही केवी प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ जुड़े। केवी प्रसाद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया संसद में आज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। हिंदुस्तान आजाद हुआ, उसके बाद दूसरी लड़ाई हमें लड़नी। To celebrate 75 years of independence, Economic Sutra brings you the first episode of a 2-part series on India's economic journey since 1947. हम सबों को हिम्मत दिखानी है, दृढ़ता दिखानी है। We will be exploring this only on Sansad TV. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संसद में। आज शुक्रवार होने की वजह से दोनों सदनों के एजेंडे में गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज शामिल हैं। लोकसभा की कार्यसूची में पेश किए जाने के लिए 168 से ज्यादा गैर सरकारी या कहें प्राइवेट मेंबर विधेयक शामिल हैं। एक नजर लोकसभा में पेश किए जाने वाले कुछ गैर सरकारी विधेयकों पर। सांसद डॉक्टर शशि थरूर सदन में किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 की धारा 86 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान पेश करेंगे। सांसद डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक 2022 को सदन में पेश करेंगे। सांसद एनके प्रेमचंद्रन अग्निपथ योजना विधेयक 2022 को लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान सदन में पेश करेंगे। सांसद भोला सिंह प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक 2022 को सदन में पेश करेंगे। सांसद सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे विद्यालयों में संस्कृत भाषा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक 2019 प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान सदन में पेश करेंगे। सांसद रमा देवी प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान महिला कृषक हकदारी विधेयक 2021 को सदन में पेश करेंगे। इसके अलावा सदन में और भी कई गैर सरकारी विधेयक पेश किए जाएंगे। वहीं 6 गैर सरकारी विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए भी एजेंडे में हैं। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की ओर से पेश अनिवार्य मतदान विधेयक 2019 पर आगे की चर्चा होगी। उन्होंने 12 जुलाई 2019 को विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव किया था, वो इसे पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण संशोधन विधेयक 2021 धारा 11 का संशोधन पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद गोपाल शेट्टी लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2019 में नई धारा 29 AA के अंतःस्थापन को सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। सांसद श्रीरंग आपा बार ने संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2019 अनुसूची का संशोधन को सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे गौ संरक्षण विधेयक 2019 को सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। सांसद गौरव गोगोई वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2019 की धारा 5 के संशोधन और अन्य को सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे। राज्यसभा के एजेंडे में 23 गैर सरकारी विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर बिल शामिल हैं। एक नजर राज्यसभा में पेश किए जाने वाले कुछ प्राइवेट मेंबर विधेयकों पर। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भारत में एक समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 पेश करेंगे। सांसद डेरेक ओब्रायन महामारी निवारण तत्परता और प्रबंधन विधेयक 2021 पेश करेंगे। सांसद हरनाथ सिंह यादव उपासना स्थल विशेष उपबंध निरसन विधेयक 2022 को सदन में पेश करेंगे। सांसद संतोष कुमार पी भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन विधेयक 2022 पेश करेंगे। सांसद वी विजयसाई रेड्डी प्रेस परिषद संशोधन विधेयक 2022 पेश करेंगे। इसके अलावा भी सदन में कई गैर सरकारी विधेयक पेश किए जाएंगे। राज्यसभा की कार्यसूची में 6 प्राइवेट मेंबर विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए भी शामिल हैं। एक नजर इन विधेयकों पर।
सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2021 को सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। सांसद डॉक्टर आमी यागे पीड़ित और साक्षी संरक्षण और सहायता विधेयक 2020 को सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए रखेंगे। सांसद तिरुचि शिवा महिला कार्यस्थल में आरक्षण विधेयक 2021 को सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे। सांसद डॉक्टर वी शिवादासन संविधान संशोधन विधेयक 2022 अनुच्छेद 153 का संशोधन को सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे। सांसद डॉक्टर प्रशांत नंदा दंड विधि संशोधन विधेयक 2021 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद डॉक्टर अमर पटनायक संविधान संशोधन विधेयक 2022 के अनुच्छेद 51 का में संशोधन पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। अब बात प्रश्नकाल की। लोकसभा में आज आयुष, रसायन और उर्वरक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विधि और न्याय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद अनुराग शर्मा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्रिटिकल केयर आपातकालीन केंद्र से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद राजेश नारायण भाई चुड़ासमा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से गुजरात में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद राजीव प्रताप रूडी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से दवाओं और नुस्खे वाली दवाओं पर व्यय से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। डॉक्टर वेंकट सत्यवती विसेट्टी आयुष मंत्रालय से आंध्र प्रदेश में आयुष सेवाओं से जुड़ा सवाल करेंगी। डॉक्टर अमर सिंह रसायन और उर्वरक मंत्रालय से सिंगल सुपर फॉस्फेट को बढ़ावा देने से जुड़ा सवाल करेंगे। डॉक्टर प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे विधि और न्याय मंत्रालय से न्यायालयों में मामलों की वर्चुअल सुनवाई से जुड़ा सवाल करेंगे। राजन बाबूराव विचारे आयुष मंत्रालय से आयुष योजनाओं के अंतर्गत आवंटित धनराशि से जुड़ा सवाल करेंगे। टीआर बालू पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से तटीय नौवहन को बढ़ावा देने से जुड़ा सवाल करेंगे। गिरीश भालचंद्र बापट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से खाद्य उत्पादों और उपभोज्य वस्तुओं में मिलावट से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत आयुष मंत्रालय से औषधीय पौधों के सर्वेक्षण से जुड़ा सवाल करेंगी। फैजल पीपी मोहम्मद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से दान किए गए रक्त की उपलब्धता से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित रसायन और उर्वरक मंत्रालय से दवाओं की कीमतों में विसंगतियों से जुड़ा सवाल करेंगी। सांसद डॉक्टर एसटी हसन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जिला अस्पतालों में ऑन्कोलॉजी विभाग से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद नुसरत जहां महिला और बाल विकास मंत्रालय से बाल शोषण के मामलों से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद गिरीश चंद्र महिला और बाल विकास मंत्रालय से महिलाओं और बच्चों में कुपोषण से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद रामकृपाल यादव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से बच्चों में रक्त तल्पलता के मामले से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद गीता कोड़ा आयुष मंत्रालय से नए योग प्रशिक्षण केंद्र से जुड़ा सवाल करेंगी। सांसद पीआर नटराजन महिला और बाल विकास मंत्रालय से महिलाओं के अशिष्ट रूपण से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद ईटी मोहम्मद बशीर रसायन और उर्वरक मंत्रालय से प्लास्टिक पार्कों संबंधी लक्ष्य और उपलब्धियों से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद हसमुख भाई सोम भाई पटेल आयुष मंत्रालय से केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना से संबंधित सवाल पूछेंगे। अब बात राज्यसभा में प्रश्नकाल की। इस दौरान कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, रेल और वस्त्र मंत्रालय से संबंधित प्रश्न आज पूछे जाएंगे। सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल रेल मंत्रालय से पंजाब के लिए रेल मार्गों की घोषणा से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद अजीत कुमार भुयान रेल मंत्रालय से पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में भर्ती से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद शांता क्षत्री रेल मंत्रालय से पश्चिम बंगाल में रेल विकास कार्य से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद केआर सुरेश रेड्डी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से कृषि पर व्यय से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद मुकुल बाल कृष्ण वासनिक रेल मंत्रालय से जालना खामगांव रेल लाइन से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद संजीव अरोड़ा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से पॉलिस्टर से बुने कच्चे धागे के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद राकेश सिन्हा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से भौगोलिक संकेतकों की अवधारणा को लोकप्रिय बनाए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद बीरेंद्र प्रसाद बैस्य रेल मंत्रालय से रेलवे में भर्ती से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद ए रहीम वस्त्र मंत्रालय से केरल में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिल से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन अपात्र लाभार्थियों की पहचान से जुड़ा सवाल करेंगे।
सांसद अयोध्या रामी रेड्डी आला कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से NICRA की मुख्य विशेषताओं से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर फौजिया खान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जल्द ही नष्ट होने वाली कृषि और बागवानी संबंधी वस्तुओं की सरकारी खरीद से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर CM रमेश वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से अवसंरचना संबंधी केंद्रीय परियोजनाओं के पूरा होने में देरी से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुभाष चंद्र बोस पिल्ली कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से आंध्र प्रदेश में नींबू की खेती से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद दीपक प्रकाश कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण मृदा की गुणवत्ता में कमी से संबंधित सवाल करेंगे। इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।